3 साल पहले ऐसे ही मैं आपसे जुड़ा था। उस वक्त मैंने आपसे लद्दाख के नाजुक पर्यावरण के संरक्षण की भीख मांगी थी। यूटी मिला इसके लिए तो वो बहुत खुश हैं, मगर यूटी के साथ जो जनजातीय लोगों को संरक्षण मिलते हैं 3 महीने हुए आज से ठीक, और इसकी कोई घोषणा नहीं हुई। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 साल बाद आज लद्दाख की हालत पूछें तो नॉट वेल। और नहीं तो कब मिलेगा? 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 नमस्कार, खोज 24 আপনাদের স্বাগত। সুভাষচন্দ্র বোস সব সময় বলতেন পূর্ণ স্বরাজ মানে অখণ্ড ভারত, এবং তার সাথে আরেকটা কথা বলতেন, প্রত্যেক ভারতবাসীর সমস্যা আমার সমস্যা। অতএব আজকে কাশ্মীরে কিছু হলে, আজকে রাজস্থানে কিছু হলে, কিন্তু তিনি মনে করতেন এটা আমাদের সমস্যা। লাদাখে সোনাম ওয়াংচুক 26শে জানুয়ারি হাঙ্গার স্ট্রাইক ডেকেছিল, 5 দিনের হাঙ্গার স্ট্রাইক। কেন করছেন, কি জন্য করছেন, শুনুন तार मुखे किछु कथा। मैं अभी खारदुंगला, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है, वहाँ पर हूँ। 18,000 फुट की ऊंचाई पर धूप बर्फ पर इतना चमक रहा है कि मेरी आंखें खोली नहीं जा रही है, मगर फिर भी दिन में तापमान -20 डिग्री है। मैं आपको ऐसे में सुनाने आया हूँ लद्दाख के मन की बात। इस संदेश को और भी दृढ़ता से आप तक पहुंचाने के लिए और भारत और दुनिया की जनता का ध्यान लद्दाख के नाजुक जलवायु और यहाँ के ग्लेशियर्स, पिघलते हुए ग्लेशियर्स पर आकर्षित करने के लिए मैं खुद एक सांकेतिक अनशन पर बैठने जा रहा हूँ, जो कि 5 दिन का होगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से। ये वो दिन है जब भारत ने अपना संविधान अपनाया था, जिस संविधान में भारत के लोगों की आज़ादी और यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों की संरक्षण निहित है। और ये अनशन मैं घर की 4 दीवारी के आराम में नहीं, बल्कि सड़क पर रात के सर्दियों के ठंड में बैठकर करूँगा, और वो भी लेह शहर में नहीं, बल्कि यहाँ खारदुंगला की ऊंचाइयों पर, जहां तापमान -40 तक जाता है। इन ग्लेशियर्स के साए में इनके साथ संवेदना जताते हुए दुनिया को एक संदेश देने के लिए करूंगा, और अगर इसमें से बचकर निकला तो आपसे फिर मुलाकात होगी। তিনি পারমিশন চেয়েছিলেন খারদুংলা লেক, যেখানে -40, ওখানে গিয়ে অনশন করার জন্য, কিন্তু সরকার তাকে পারমিশন দেয়নি। मैं अभी हाउस अरेस्ट में हूँ। आई एम अंडर हाउस अरेस्ट, एक्चुअली वर्स देन हाउस अरेस्ट। 26 जनवरी, जिस दिन हमने संविधान अपनाया, उसी दिन इन सारे नियम कानूनों का हनन हो रहा था, चिथड़े चिथड़े हो रहे थे। पुलिस के जवान बहुत ही विवश और मजबूर नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो ऊपर के दबाव के कारण सही गलत सब उनको करना पड़ रहा था। वो खुद बहुत परेशान थे, तो मेरी तो सहानुभूति है उनसे, मगर जो सिस्टम है उसके कारण पुलिस को मिसयूज़ किया जा रहा था। अब मेरी हिफाजत, मेरी सुरक्षा ऐसी कैसी कि जिसमें मेरी ही जान जा सकती थी, तो उनके सुरक्षा का कोई परवाह नहीं था। बस उनको ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स थे कि किसी भी हालत में इनको यहीं लाना है। सोचता हूं तो पता लगता है कि ये मेरे सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि प्रशासन की, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मेरी आवाज़ रिस्ट्रिक्टेड रहे यहाँ कैंपस में, जो कि लेह से काफ़ी दूर है, क्योंकि सुरक्षा उनको उनके सरकार की चाहिए, जिसकी नाकामियां वो छुपाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इसको हाईलाइट हो जाए दुनिया में यूटी प्रशासन की नाकामियां। अब मैं आपको मजबूर होकर बताना चाहूँगा, अभी तक नहीं बताया, कि लद्दाख में यूटी की क्या हालत है। 3 साल से जो यूटी प्रशासन है वो बहुत ही नाकाम रही है। हर आदमी आप अगर देखें तो दुखी है। 2019 পার্লামেন্টে 370 সরিয়ে দেন মোদী সরকার। লাদাখ জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের সাথে ছিল,
এবং তাদেরকে খুব কম উন্নতির মুখ দেখেছে এবং সব সময় একটা অশান্তির বাতাবরণ থাকতো, সেই থেকে মুক্ত হয়েছে। কিন্তু সেই শিডিউলে আরও কিছু বলা ছিল, সেগুলো কিন্তু এখনও 3-4 বছর হয়ে যাওয়ার পরও পূর্ণ করা হয়নি। এই হাঙ্গার স্ট্রাইকটা কিন্তু সেই জন্যই ছিল। संविधान का अनुच्छेद 244 में 6th शेड्यूल या 5th शेड्यूल के अंतर्गत शेड्यूल एरियाज घोषित होते हैं जहां पर ट्राइबल जनजातीय जनसंख्या 50% से ऊपर हो। अब लद्दाख में तो 95% से भी ऊपर जनजातीय लोग हैं, तो लोगों को पक्का विश्वास था कि सरकार उस माध्यम से संरक्षण देगी और सरकार ने भी शुरू में यही विश्वास दिया, आश्वासन दिया। वो चाहे गृह मंत्रालय हो या कानून मंत्रालय हो या जनजातीय मंत्रालय हो, सब जगह से हर जगह से समाचार आया कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में लिया जाएगा। बल्कि मैं आपको बताऊं, जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने खुद अपने आप एक पत्र लिखकर मुझे आश्वासन दिया, आप देख सकते हैं, कि हम लगे हुए हैं लद्दाख को 6th शेड्यूल में लेने के लिए, आप चिंता न करें। तो मुझे विश्वास मिला कि अब लद्दाख का संरक्षण होगा। मगर लद्दाख के सभी लोगों की ये खुशियाँ दुख में बदल गई जब महीने बीत गए और उस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, बल्कि यहाँ तहाँ सुनने में आया कि लद्दाख को अब 6th शेड्यूल में नहीं लिया जाएगा। तो परेशान होकर लद्दाख के लोगों ने फिर उन सर्दियों के कड़कती ठंड में प्रदर्शनियाँ करना शुरू किया। शुरू में छात्रों ने, फिर और संस्थाओं ने, और फिर जब उनसे कुछ नहीं बन पाया तो लोगों ने जाकर लद्दाख के सबसे सम्मानित, सबसे वरिष्ठ और यूं कहिए लद्दाख के राष्ट्रपिता, यहाँ पर लोग उन्हें भगवान की तरह मानते हैं, थुप्स्टन छेवांग जी, उनके पास गए, उनको नेतृत्व देने के लिए कहा लद्दाख का इस संरक्षण के बारे में। संवैधानिक सुरक्षा, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड यहाँ के बसने वाले ट्राइबल और नॉन ट्राइबल जितने भी पॉपुलेशन है उनको मिले, ताकि जिस मकसद से लद्दाख के लोगों ने जिद्दोजहद किया, जम्मू कश्मीर से अलग होके हमारे लिए ऐसा सिस्टम दे जिसके तहत हम अपना फ्यूचर खुद निर्धारित कर सके। तो उन्होंने एक एपेक्स बॉडी बनाकर इस नेतृत्व का बागडोर संभाला। उधर कारगिल में सारे राजनीतिक पार्टियों ने अपने इख्तिलाफात ख़त्म करके एक गठबंधन बनाया, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर सरकार से मांग करनी शुरू की 6th शेड्यूल के संरक्षण के। और जब 2020 में लद्दाख पर्वतीय काउंसिल, जिसे हिल काउंसिल कहते हैं, हिल काउंसिल के चुनाव हुए तो लद्दाख के नेताओं ने केंद्र सरकार से कहा कि हम इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे, बॉयकॉट करेंगे अगर 6th शेड्यूल पर चर्चा ना हो तो। और इस पर फिर गृह मंत्रालय ने विशेष विमान भेजकर लद्दाख के सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया और वहाँ पर उन्हें आश्वासन दिया कि आप चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद हम हर बात पर चर्चा करेंगे। और लद्दाख के नेता बहुत ही विनम्र होते हैं, ये विश्वास लेकर वापस आए, उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया और बीजेपी को भारी बहुमत से जिताया। देखने की बात यह है कि उस चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव मैनिफेस्टो में 6th शेड्यूल में लद्दाख का संरक्षण था। यानी कि एक वादा किया गया था लोगों से कि अगर हम जीत के आएं तो आपको 6th शेड्यूल का संरक्षण पक्का देंगे। ऐसा ही वादा जब संसदीय चुनाव हुए 2019 में, तब भी मैनिफेस्टो में पहले 3 मुद्दों में रखा गया लद्दाख को 6th शेड्यूल में संरक्षण देना। यानी कि बीजेपी सरकार ने खुद वादा किया लोगों से, एक बार नहीं 2 बार, कि हम आपको 6th शेड्यूल देंगे, आप हमें चुनाव में जीतने का अवसर दीजिए। वो तो लद्दाख ने दिया, बल्कि मैंने खुद अपना मत बीजेपी को दिया, न सिर्फ
हिल काउंसिल के चुनाव में, बल्कि उससे पहले संसदीय चुनाव में युवा सांसद जामयांग सिरिंग नामग्याल के लिए। मगर फिर चुनाव के बाद कोई बुलावा नहीं आया सरकार की तरफ से। ले दे के जब बुलावा आया भी तो जब नेता वहां गए तो उन्हें बताया गया कि 6 शेड्यूल पे आप बात ना करें और किसी भी मुद्दे पे कोई भी संरक्षण हम दे सकते हैं मगर 6 शेड्यूल के अंतर्गत नहीं दे सकते हैं। ইউটিআই ইউনিয়ন টেরিটরি যখন হয়, দিল্লিও কিন্তু ইউনিয়ন টেরিটরি। একটা হচ্ছে উইথ লেজিসলেটিভ, যেখানে আপনি ইলেকশন করতে পারবেন, যেখানে গভর্নরকে আপনারা কিছু বলতে পারবেন, একটা স্বাধীনতা দেওয়া হয়। লাদাখকে করা হয়েছে উইদাউট লেজিসলেটিভ, যেখানে ওনারা কিছু করতে পারবেন না, ব্যুরোক্র্যাট যেটা করবে সেইটা মানতে হবে। এইখানে কিন্তু লাদাখবাসীর একটা ক্ষোভ, এই ক্ষোভের জন্য আরও বেশি করে ওনারা এই প্রোটেস্টটা করেছেন এবং সোনামঞ্চকের পাশে সারা লাদাখ এসে হাজির হয়েছে। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ पर पूरा लद्दाख एक तरह से सम्मिलित हुआ है, एकत्रित हुआ है। 2 दिन का सफर करके कारगिल से ISK के लीडर्स आए मिलने के लिए। आज यहाँ बहुत हैं, वैसे ही जंस्कर से आए हैं, नुब्रा से, चंदन से, हर जगह से आए हैं एक आवाज के साथ कि लद्दाख का संरक्षण हो, 6 शेड्यूल में हो और सिर्फ लद्दाख ही नहीं पूरे हिमालय के पर्वतों का संरक्षण हो। कभी कभी कोई मुझे पूछते हैं कि आपका ये कोई पॉलिटिकल तो नहीं है, तो मैं ये कहूंगा पॉलिटिकल जिसे अगर हम पार्टी पॉलिटिकल कहें तो इसमें सवाल ही नहीं है, क्योंकि हर पार्टी का इसमें हाँ है, किसी का ना नहीं है। बीजेपी पार्टी का तो ये हमेशा चुनावी मुद्दा रहा है नंबर 1, बल्कि हमारे MP साहब ने ही हमें इसका रास्ता दिखाया था 6 शेड्यूल का। तो जहां एक वादा हुआ है चुनावी मैनिफेस्टोज में और फिर लॉ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ट्राइबल मिनिस्ट्री, सब ने हमें आश्वासन दिलाया था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में लिया जाएगा। तो फिर इसके अगेंस्ट कौन है? कैसा कंट्रोवर्सी, कैसा पॉलिटिक्स? ऐसा कुछ पॉलिटिकल नहीं है। अगर हम कहें कि पॉलिटिकल है तो ये हो सकता है अभी कि सब लोग मिलके लद्दाख की बेहतरी चाहते हैं, थोड़े नाखुश हैं जिस तरह का यूटी मिला, क्योंकि हमने सोचा था ये यूटी जम्मू कश्मीर से तो बहुत बेहतर होगा, लेजिस्लेचर के साथ होगा, लोगों की राय, लोगों की ख्वाहिशों से चलेगा लद्दाख की उन्नति। वैसा नहीं हमें दिख रहा है। ये यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है और इसलिए हमारा कोई काबू नहीं है क्या काम होता है और नहीं होता है। तो इसलिए बहुत धीरे चल रहा है, बहुत से फंड्स वापस जा रहे हैं और कारगर इफेक्टिव नहीं हो रहा है। तो अब इस हालत से तंग होकर हाँ लोग मांग रहे हैं स्टेटहुड। জম্মু কাশ্মীর এবং লাদাখ যদি আপনি ম্যাপে দেখেন, দেখবেন লাদাখের পরিধিটা অনেক বড়, প্রায় অ্যাবাভ 70%। সেখানে বিভিন্ন উপজাতি বাস করে, মুসলিম থেকে শুরু করে, ট্রাইবাল থেকে শুরু করে, খ্রিস্টান থেকে শুরু করে, বৌদ্ধ থেকে শুরু করে, তাদের নিজস্ব একটা চাহিদা আছে। এবং গ্লেশিয়ার যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে,
ওনারা বলছেন আমাদের উন্নতি হোক, কিন্তু প্রকৃতিকে ধ্বংস করে নয়। কতগুলো জিনিস ওনারা কিন্তু সবসময় বলে থাকে। আমাদের সিকিউরিটি, চায়না যেহেতু পাশে, সিয়াচিন পাশে, মাঝে মাঝেই ওখানে একটা অশান্তির সৃষ্টি হয়। লাদাখবাসী ভারত সরকারের থেকে এই সব জিনিসগুলো সিকিউর চাইছে, এটা কিন্তু কোনো অন্যায় নয়। लद्दाख और हिमालय दुनिया के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बाद तीसरा ध्रुव यानी कि थर्ड पोल भी माना जाता है। 3 साल पहले ऐसे ही मैं आपसे जुड़ा था। उस वक्त मैंने आपसे लद्दाख के नाजुक पर्यावरण के संरक्षण की भीख मांगी थी। यूटी मिला इसके लिए तो वो बहुत खुश हैं, मगर यूटी के साथ जो जनजातीय लोगों को संरक्षण मिलते हैं 3 महीने हुए आज से ठीक, और इसकी कोई घोषणा नहीं हुई। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 साल बाद आज लद्दाख की हालत पूछें तो नॉट वेल। और नहीं तो कब मिलेगा? 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 লাদাখের মানুষের চাহিদা কিন্তু একদম ঠিক। তারা বলছে সংবিধানে 6 শিডিউল যেটা করা ছিল, মানে এডিসি, অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, যেটা নর্থ ইস্টে করা হয়েছে, মানে ট্রাইবেলরা যারা থাকে ওখানে, লাদাখে 90% ট্রাইবেল বুদ্ধিস্ট, তারা ওখানকার সমস্যাটা খুব ভালো বোঝে, সেটা তারা সরকারকে বলতে চায়। ওখানকার লিডারদের ব্যুরোক্র্যাটি চালাবে এই ধারণাটা হয়তো ঠিক নয়। সেই কারণে ওরা বলছে আর্টিকেল 370 তো সরে গেছে, কিন্তু 6 শিডিউলে যেটা করা আছে, যেটা ইলেকশনের ম্যানিফেস্টোতেও ছিল, ওখানে একটা বিজেপি এমপিও আছে, কিন্তু এখনও 3 বছর হয়ে যাওয়ার পরও সেটা নিয়ে কোনো কাজ চলছে না। তাই তারা তাদের গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য এটা কিন্তু তারা একটা হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছে। এবং এখানে সোনাম ওয়াংচুক পুরো স্পষ্ট কথা যে আমরা 70 সালে যেটা পাইনি সেটা আমাদের আস্তে আস্তে দেওয়া হোক। ভারত সরকারের কাছে এটা আমাদের বিনীত অনুরোধ। এবং কোনো রকম প্রাইভেট কোম্পানি এখানে এসে যেন আমাদের প্রাকৃতিক বিপর্যয় না করায়। ডেভেলপমেন্টের নামে আমাদেরকে হোটেলের পর হোটেল, নানা রকম গ্লেশিয়ার ভেঙে দেওয়া, এইসব যেন না হয়, এর জন্য আমাদের কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে। কোনোভাবেই লাদাখের প্রকৃতিকে ধ্বংস করা যাবে না, এটা কিন্তু তাদের মূল লক্ষ্য, এটাই তাদের বক্তব্য। ये लद्दाख अकेले की बात नहीं है। हिमालय के ग्लेशियर्स पर लद्दाख और पूरे हिमालय के लगभग 200 करोड़ लोग निर्भर करते हैं, जिसमें से आधा भारतीय उपमहाद्वीप में है, यानी कि पूरे उत्तर भारत की जनसंख्या सीधे या इनडायरेक्टली हिमालय के ग्लेशियर्स पर अपने पानी के लिए निर्भर करते हैं। उत्तर भारत तो पूरा ही, तो अगर हम इनका संरक्षण नहीं करें और आज और कल के उद्योग के नाम पर हम इन्हें पिघला दें, तो आने वाले दशकों में पानी की बहुत ही कमी होने वाली है, हमारे लिए तो सबसे पहले, मगर आप लोगों के लिए भी बहुत ही जल्द। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पर्यावरण का संरक्षण करें, क्योंकि मुश्किल ये है कि लोकतंत्र में हमारे नेता एक तरह से प्रशिक्षित हो जाते हैं, ट्रेंड इन द माइंड, सिर्फ 5 सालों का सोचने के लिए, और 5 साल में कैसे उद्योग लगाएं या आर्थिक विकास करें, वही सोच के हम काम करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, जबकि प्रकृति तो दशकों और सैकड़ों के सालों में चलता है। तो इसलिए बहुत बार हम विकास से ज्यादा विनाश कर बैठते हैं। 5 साल के इस छोटे दृष्टि से दूरदर्शिता की जरूरत है। तो इसलिए चाहे आज के उद्योग में थोड़ा कमी भी हो, तो हमारा पानी जो कि जीवन की एक रेखा है, वो तो ना खत्म हो जाए आज के फायदे के लिए कल का नुकसान। ভারত সরকারকে এই বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। খোঁজ 24 আজকে এই পর্যন্তই। আবার দেখা হবে নতুন কোনো এপিসোড নিয়ে, নতুন কোনো অনুসন্ধান নিয়ে। নমস্কার।